हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने डियर, जो आपका था जिसके बारे में बात कर रहे थे कन्वेंशनल साइन। कन्वेंशनल साइन के बारे में आप उससे रूबरू हो चुके थे, उससे परिचित हो चुके थे। कितने टाइप्स के कन्वेंशनल साइन थे जो नेसेसरी हैं, इसेंशियल हैं, जो हमें जानने ही जानने चाहिए इफ वी आर सिविल इंजीनियर। तो वो सारे कन्वेंशनल साइन आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए गए थे लास्ट क्लास में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रखता था रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स, कैसे हम चीजों को, जो भी नेचुरल फीचर्स या आर्टिफिशियल्स होते थे, कैसे रिप्रेजेंट करते थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, इसमें एक लीजेंड आता है इसी क्रम में, लीजेंड। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एरर्स इन सर्वेइंग। सर्वेइंग में एरर्स कौन कौन सी हो सकती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्क ऑफ ए सर्वेयर क्या होता है, प्रिसीजन इन सर्वेइंग क्या होता है, ठीक है, मेथड्स टू डिटरमाइन द डिस्टेंस मेजरमेंट दैट एज लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, मेथड्स टू डिटरमाइन द एंगुलर मेजरमेंट्स क्या होते हैं। ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमारे इस चैनल जेनिक मैकेनिकल सिविल पर आ चुके होंगे और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को इस चैनल पर लेके आए होंगे जो है। और हाँ, एक बात और, अगर आपने हमारे अपने इस चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक अगर प्रेस नहीं किया होगा तो प्लीज प्रेस कर दीजिए इसको, और प्रॉपर अपनी नोट्स के साथ, जैसा कि मैं हर क्लास में आप को एक बार रिमाइंड कराता हूं, तो आप अपनी प्रॉपर नोट्स के साथ मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो चुके होंगे और यहां के लिए मेंटेन हो चुके होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दैट इज लीजेंड, जो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिसे बोलते हैं कन्वेंशनल साइन। उसी क्रम में एक शब्द आता है, एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं लीजेंड, LEGENDS, लीजेंड्स। ओके, लीजेंड्स क्या होता है, क्या समझते हैं आप इससे, क्यों नेसेसरी है ये जो है ना, क्या नीड है इसकी, क्यों जरूरी है, इस पे जो है हम डिस्कस करेंगे जो है। ओके, तो जो है लीजेंड एक्चुअली में एक की होती है, एक की होता है जो हमारे मैप पर ड्रॉ किया जाता है, जो हमें एक डिटेल देता है सिंबल्स का, उनकी लाइन का, क्या कलर है, उनके क्या फीचर्स हैं, उन सभी का एक छोटा सा की होता है जो है, एक की जो है होता है, जिसमें उस एरिया, उस टाइप के जो भी फीचर्स यूज किए गए हैं, जो लाइंस यूज की गई, जैसे मैंने आपको कन्वेंशनल साइन बताया। तो लेकिन कन्वेंशनल साइन का कलर क्या होगा, वो जो चीजें होंगी, जैसे आपका ट्री है तो ट्री आपको पता है कि भाई पेड़ है वो हरे कलर का होता है, तो ज्यादातर ट्री को या ग्रासेस को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो लाइट्स होती हैं उनको किस कलर से रिप्रेजेंट करना है, जो चेन लाइंस होती हैं, जो बारबेड वायर फेंसिंग होंगे, जितने भी सिंबल्स मैंने आपको बताया है, उनका एक सुटेबल, एक स्पेसिफाइड कलर होता है, उनकी डिटेल्स होती है। तो वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं लीजेंड में। लीजेंड जो आपका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता है। लीजेंड इज अ की, लीजेंड इज अ की, लीजेंड इज अ की in the plan or map, in the plan or map, PLANE, plan or map, to represent a brief explanation, to represent REPRESENT, to represent a brief, एक समरेबल, छोटा सा जो है ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ कन्वेंशनल सिंबल्स या सिंबल्स और फीचर्स, SYMBOLS, और फीचर्स
FEATUR given in the plan or map, given in the plan or map, PLANE plan और map, ठीक है, जो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, सच एज कलर, जैसे कि कलर, एज कलर्स, कलर COLOUR, कलर, शेप एक्सेट्रा, लेंथ, ओके, ये सारी चीजें जो है, क्या कलर होगा, क्या शेप होगा, ये एक समरेबल जो है एक की होती है, जिसमें उस पर्टिकुलर फीचर का जो भी हमने मैप में रिप्रेजेंट, सपोज दैट बिल्डिंग रिप्रेजेंट किया है, तो बिल्डिंग का क्या कलर लेना है, कोई आपने ऑर्चार्ड, कोई बगीचा रिप्रेजेंट किया है तो उसका क्या कलर लेना है, कोई रिवर रिप्रेजेंट किया है, कोई टेंपल रिप्रेजेंट किया है, कोई रेलवे क्रॉसिंग, कोई रेलवे ब्रिज, कोई ब्रॉड गेज, कोई अदर गेज, जो भी चीजें हैं वो अगर आपने जो है मैप में रिप्रेजेंट किया है, चाहे वो नेचुरल फीचर्स हो या आर्टिफिशियल फीचर्स हो, उन सभी को हमें किस कलर में रिप्रेजेंट करना है, ये डिपेंड करता है, ये डिसाइड होता है, जो है ये एक्सप्लेन करता है, दैट इज लीजेंड, ये लीजेंड रिप्रेजेंट करता है डियर, ओके। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपने समझ लिया है कि कन्वेंशनल साइंस या सिंबल्स क्या होते हैं और उनका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो प्रोवाइड करता है, दैट इज लीजेंड, वो लीजेंड है। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको जो है जरूर बताइए मुझे, क्योंकि आपके कमेंट का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, तो प्लीज जो है एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है डियर, दैट इज एरर इन सर्वेइंग। एरर्स क्या होती हैं सर्वेइंग में, उस पर हमारा डिस्कशन चलेगा कि एरर्स क्या होती है भाई, उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्या समझते हैं आप एरर्स, आपके थिंक में क्या हो सकता है, या एरर्स रिलेटेड टू सर्वेइंग क्या होगा? अगर कुछ आपको लगता है सजेस्ट, तो आप मुझे सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में, क्या आपके हिसाब से होना चाहिए जो है आप बताइए। उसके बाद जो है हम भी यहां पर एक्सप्लेन करेंगे एरर्स को, जो है एरर्स क्या होती हैं सर्वेइंग में। एरर्स तो वैसे किसी भी फंक्शन में, किसी भी एक्टिविटी में हो सकती हैं, लेकिन यहां पर एरर्स का क्या मतलब है, यहां पर एरर्स का क्या मीनिंग है, तो इस पे अब हम डिस्कस करते हैं। आई थिंक कोई चीज जब तक आप उसको डीपली एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप डिजर्व उसके लिए फिर करना कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग रहता है या कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहता है। इसलिए चीजों को डीपली उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है, उसके बेसिस को जो है टच करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एरर्स इन सर्वेइंग। व्हाट एरर्स इन सर्वेइंग, ERROR, एरर्स इन सर्वेइंग, SURVEYING, एरर्स इन सर्वेइंग। क्या होता है एरर्स इन सर्वेइंग, उस पे जो है डिस्कस करते हैं। एरर्स इन सर्वेइंग, एरर्स इन सर्वेइंग बेसिकली जो जनरल एरर है आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती हैं, जो आपकी समझ से हो वो क्या हो सकती हैं। अगर आपको जो लग रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, जो आपके अकॉर्डिंग हो सकती हैं। और यहां पर जो बाइलाज हैं उनको देखिए मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर एरर्स की बात करें सर्वेइंग में, तो यहां पर जनरली 3 टाइप्स की एरर्स जो है डिसाइड की गई हैं। दैट इज फर्स्ट है आपका जिसे बोलते हैं, नेचुरल एरर। नेचुरल एरर है ना, उसे बोलते हैं नेचुरल एरर, प्राकृतिक त्रुटि। नेचुरल NATURAL, नेचुरल एरर्स। सेकेंड नंबर पर जो आता है डियर, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है INSTRUMENTAL, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स।
ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज पर्सनल एरर, PERSONEL, पर्सनल एरर्स, ERRORS, पर्सनल एरर्स। ये 3 तरह की एरर्स हैं डियर जो रिफर करती हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आवर जो है सिलेबस, ये चीजें आपको रिप्रेजेंट बताती हैं एरर्स क्या है सर्वेइंग में। नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि किस टाइप की एरर्स हो सकती हैं ये, क्योंकि जैसा नाम आप देख रहे हैं सेम उसी के रिगार्डिंग एरर्स भी हैं। नेचुरल एरर्स रिफर टू द नेचुरल एरर्स ऑफ ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स रिफर टू द एरर्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल कॉजेज। Personal errors refer to the errors that exist due to personal causes. Okay? तो ये 3 तरह के एरर्स हैं जो आप देख सकते हैं रिप्रेजेंट यहां पर किए गए हैं। वैसे एरर्स अभी और बहुत सारी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो यहां पर 3 आप यहां पर जो आपको पढ़ना है वो अभी फिलहाल के लिए 3 ही है एरर्स इन सर्वेइंग में। जब इसको क्लासिफाई किया जाता है तब थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। ओके, तो नेचुरल एरर जब आपने सुना या देखा यहां पर नेचुरल एरर, तो नेचुरल एरर से आप क्या समझे या आपकी समझ में नेचुरल एरर क्या हो सकता है रिगार्डिंग सर्वेइंग? अगर आपको लगता है कुछ है या आपका कुछ सजेशन है तो प्लीज सजेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए, बताइए जो है। चलिए अब इसको हम लॉजिकली देखते हैं। नेचुरल एरर्स एक्चुअली में जो भी आप सर्वेइंग में ऑपरेशंस करते हैं, चाहे जिस टाइप का सर्वेइंग मेथड आप अडॉप्ट करते हैं, जो भी सर्वेइंग मेथड यहां पे जनरली आप अडॉप्ट करेंगे दैट आर रिलेटेड टू प्लेन टेबल्स, प्लेन सर्वेइंग, वो समतल सर्वेक्षण से जो है जनरली बिलोंग करते हैं। कुछ स्पेशल केसेस को हटा दिया जाए, कुछ जो है एक्सेप्शन मतलब जो है बहुत जहां पे हाई प्रिसाइज रिजल्ट की जरूरत नहीं है, ज्यादातर यहां पे जो आपको मिलेगा वो रिलेटेड टू प्लेन टेबल सर्वेइंग मिलेगा, प्लेन सर्वेइंग सॉरी। तो नेचुरल एरर्स में जो भी आप कोई भी टाइप का आप सर्वेइंग करेंगे तो वहां पर आप जरूर उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, जरूर वहां पर नेचर एग्जिस्ट करेगा और जरूर वहां पर आप एग्जिस्ट करेंगे। नेचर मतलब नेचुरल एरर्स की पॉसिबिलिटी होगी, इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो आप यूज करेंगे ही, फिर चाहे डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, चाहे एंगुलर मेजरमेंट के लिए, या फिर बोथ के लिए, या फिर टू डिटरमाइन लेवल डिफरेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। तो इस केस में जब इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था डियर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने यही पढ़ा था कि जो है वी डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी नेचुरल और आर्टिफिशियल पॉइंट्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस तरह से आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो इस केस में हमें उस पॉइंट को लोकेट करना है। अब लोकेट करने के लिए कॉमन सी बात है, या तो भाई आप डिस्टेंस मेजरमेंट करोगे, या तो एंगुलर मेजरमेंट करोगे, या फिर आप लेवल डिफरेंस डिटरमाइन करेंगे, या फिर किसी इन सभी में से कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, चूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास इतने अल्टरनेटिव्स हैं। यहां पर जब आप कोई भी मेथड अडॉप्ट करने जा रहे हैं या मेथड अप्लाई कर रहे हैं टू द फील्ड में, इन टू द फील्ड आप अप्लाई करने जा रहे हैं, किसी पॉइंट को लोकेट करने जा रहे हैं, तो उस समय नेचर के कॉजेस के कारण जैसे खराब मौसम का होना, बारिश का होना, बहुत ज्यादा धूप का होना, बहुत ज्यादा ठंड का फ्रीजिंग तक की कंडीशन हो जाना, या फिर ड्यू टू एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ, या फिर एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द अर्थ, या इन सभी में से किसी से भी होना एक्सेट्रा, या इन सभी में से किसी का भी कॉम्बिनेशन फॉर्म मिलना। तो उन सब कॉजेज, वो सभी कॉजेज दैट रिलेट टू द नेचर एंड अफेक्ट आवर वर्किंग रिजल्ट, आवर प्रिसीजन ऑफ सर्वेइंग इज नोन एज नेचुरल एरर्स। वो बेटा जो हमारे सभी कारक या कारण, नेचुरल कारक,
प्राकृतिक कारक जो प्रभावित करते हैं हमारे सर्वेक्षण परिणाम को, हमारे सर्वेक्षण कार्य की परिशुद्धता को, उनको जो प्रभावित करते हैं वो सभी कॉजेज रिफर करते हैं नेचुरल एरर्स को। उनके कारण जो होने वाली त्रुटि होती है, उनके कारण जो होने वाली एरर्स होती है, दैट इज नोन एज नेचुरल एरर्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स टू योर सजेशंस। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स सेकेंड आता है आपका, जो कि इंस्ट्रूमेंट जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, जैसे थियोडोलाइट, प्लेन टेबल, रिमोट ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, फिलहाल जितने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एरर्स होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। लेकिन जो परमिसिबल लिमिट है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा मेरी बात को, कि जितना आप अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, बेटर, इंप्रूव, मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट, जैसे जैसे आप मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट यूज करते जाएंगे वैसे वैसे जो उसकी परमिसिबल लिमिट है आपसे होने वाली एरर की, सर्वेक्षण में जो परमिसिबल एरर होती है, जितनी मतलब अलाउबल लिमिट होती है एरर की, वो कम करती जाती है, कम करते चले जाते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी बढ़ाते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि एरर्स क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि एक अच्छा सर्वेयर वही होता है जो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सर्वेक्षण अति परिशुद्धता से के साथ, हाई प्रिसाइज रिजल्ट के साथ हमें प्रोवाइड कर दे। ओके, तो इस केस में जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट्स होंगे, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया आपके थियोडोलाइट का, जो निर्माणकर्ता कंपनी है उसने ही डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बना दिया, या ऐसा बैड लो क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट बनाया जो एक टाइम दो टाइम यूज करने के बाद फिर जो है वो उतनी परिशुद्धता रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, उसके पार्ट्स कंपोनेंट्स घिस जा रहे हैं, टूट फूट हो रही है, रीडिंग्स जो है सही करेक्ट ऑर्डर में नहीं दे रहे हैं, करेक्ट पोजीशन में उसके पार्ट्स नहीं है, करेक्ट एक्सेस में लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये जितने भी कॉज हैं रिलेटेड टू व्हाट इंस्ट्रूमेंटल एरर, वो सभी एरर्स जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर को डिफाइन करता है, रिफर करता है। तो आपने यहां पर देख लिया नेचुरल एरर्स ड्यू टू द एरर एरर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। जितने भी नेचुरल कॉजेज है, लाइक बैड वेदर कंडीशन, बैड एनवायरमेंट कंडीशन, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, है ना, कोल्ड वेदर, या फिर एरर ड्यू टू कर्वेचर, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एरर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, या जितने भी नेचुरल कॉजेज क्रिएट हो रहे हैं जो एफेक्ट कर रहे हैं हमारे सर्वेइंग ऑपरेशन को, और उनके कारण जो होने वाली एरर्स है वो रिफर करता है नेचुरल एरर्स को। एरर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, CAUSES, as bad weather condition, ठीक है, या हाई टेम्परेचर एक्सेट्रा, जो भी है एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है द एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट, INSTRUMENTAL, इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट्स। ओके, अब इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट्स में क्या हो सकता है? इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट्स में आपका, जैसे कि आपका जो थियोडोलाइट है उसकी टेलीस्कोप टेढ़ी बनी हो, या फिर जो उसका एडजस्टमेंट है करेक्ट ऑर्डर में ना हो, ठीक है, या आपने चेन लिया वो डिफेक्टिव चेन बनाई गई है, किसी की लिंक छोटी है, किसी की लिंक बड़ी है। तो इस तरह से जितने भी डिवाइसेस हैं या इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें अगर
प्रिसाइजेशन नहीं है, प्रिसीजन नहीं है, तो वो इंस्ट्रूमेंट डिफेक्ट्स को रिफर करेगा और उसके कारण जो होने वाली एरर्स होगी वो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी। लेकिन लास्ट में जो आता है पर्सनल एरर, ये हमारी आपकी गलती के कारण जो हम या फील्ड में ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारी आपकी गलती के कारण जो एरर्स होती हैं ये उसको रिफर करता है। जैसे कि रीडिंग आपको पढ़नी थी, आपको कोई डिस्टेंस मेजर करना था, आपने डिस्टेंस उस पे आ रहा था 2.52 मीटर, आपने उस पे रीडिंग पढ़ दिया जो है 2.25 मीटर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हमसे कोई भूल चूक या त्रुटि हो रही है, मिस्टेक्स आप कह सकते हैं, इसे पर्सनल मिस्टेक्स को रिफर कर रहा है, ये पर्सनल एरर्स को रिफर कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन बीइंग के कारण, एक ह्यूमन बीइंग के जो है से जो एरर्स हो सकती हैं, दैट पॉसिबल द एरर्स दैट पॉसिबल द एरर्स that possibles due to a human being, ओके, BEING, ठीक है। मनुष्य के या हमारे आपकी भूल चूक के कारण जो भी एरर्स हो सकती हैं वो इसको रिफर करता है, दैट इज पर्सनल एरर, ओके। इसके बाद अगर क्लासिफिकेशन की बात करें कि क्लासिफाई कैसे किया गया, एरर्स को जनरली क्लासिफाई कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स की अगर बात करें तब आप क्या करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स में जनरली दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज कंपनसेटिंग एरर, फर्स्ट इज कम्युलेटिव भी आप ले सकते हैं, कंपनसेटिंग, दोनों में से जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। तो पहले कम्युलेटिव एरर ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। कम्युलेटिव एरर्स और नेक्स्ट जो आता है दैट इज कंपनसेटिंग एरर्स। जो इसका क्लासिफिकेशन है डियर वो कुछ इस तरह से ही किया गया है, कम्युलेटिव एरर्स और कंपनसेटिंग एरर्स, COMPENSATING, कंपनसेटिंग एरर्स, ओके, ERRORS, ओके। अब देखिए यहां पर कम्युलेटिव एरर्स क्या है। कम्युलेटिव एरर्स आर द एरर्स दैट आर cumulate in one direction, either positive or negative। कम्युलेटिव एरर्स ऐसी एरर्स हैं जिसको जो एक ही दिशा में बढ़ती रहती है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ती रहती हैं या घटती रहती हैं, अगर बढ़ेंगी तो बढ़ती ही जाती हैं, घटेंगी तो घटती ही जाती हैं, कम्युलेट होती जाती है, एक ही जगह पर संचित होती जाती हैं, कलेक्ट होती जाती हैं तो इसमें आपका एरर्स हैं। और एरर्स जो होती हैं अगर वो अपनी एक्चुअल डायमेंशन से, जो उसकी एक्चुअल रीडिंग एग्जिस्ट करती है, उस रीडिंग से अगर एरर की वजह से ज्यादा रीडिंग मिल रही है तो उस एरर को पॉजिटिव माना जाता है, ऑन द अदर हैंड अगर एरर्स के कारण उसकी जो डायमेंशन है या जो रीडिंग है वो एक्चुअल से लेस हो जा रही है, एक्चुअल से डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है रीडिंग से, तो वो जो एरर्स होगी वो नेगेटिव मानी जाएगी। व्हाई, क्यों ऐसा हो सकता है? आप प्लीज बताइए मुझे कि आपके समझ से ऐसा क्यों हो सकता है, आपको क्या लगता है इस बारे में। अगर आपको कुछ इसमें सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए, क्या हो सकता है आपकी वजह से, क्या सही है ये, ऐसा होना चाहिए था। जो एरर्स करेक्ट रीडिंग से प्लस ज्यादा रीडिंग्स दे दे उसको पॉजिटिव मानते हैं, और जो एरर्स करेक्ट रीडिंग से डिक्रीज होकर रीडिंग दे रहा है हमें, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। व्हाई? एक्चुअली में वो बढ़ा रहा है, रीडिंग्स को एक्चुअल से बढ़ा रहा है, तो पॉजिटिव ग्रोथ कर रहा है। दैट्स व्हाई वी टेक द साइन ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर एज पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड
क्या करते हैं हम कि वो इसकी एक्चुअल रीडिंग से डिक्रीज जो आ रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सो द साइन ऑफ दिस टाइप एरर विल बी टेकन एज नेगेटिव। ओके, तो इस वजह से यही रीजन है कि उसका साइन पॉजिटिव लिया था, उसको पॉजिटिव एरर धनात्मक त्रुटि माना जाता है, इसलिए क्योंकि वो वास्तविकता से बढ़ा के आपको रीडिंग दे रहा है। ठीक है, और सब जो है अगर कोई रीडिंग कम दे रहा है एक्चुअल में, तो वो आपका नेगेटिव एरर आएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप किसी शॉप पर गए कुछ खाने पीने के लिए, अगर वो दुकान वाला आपको उस जिस प्राइस में आपने उसको खरीदने जा रहे हैं उस प्राइस में ही सामान आपको ज्यादा दे रहा है, तो आप कहोगे कि भाई ये दुकान वाला बहुत अच्छा है, ये हमें ज्यादा सामान देता है, तो आप उसको जो है उसकी आप तारीफ करोगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ गए, दूसरी शॉप पर गए और वहां पर उसने क्या किया, कम कर दिया, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल गोलगप्पे ले लीजिए, ठीक है, तो अगर कोई एक ज्यादा खिलाता है तो आप उसको ज्यादा प्रेफर करोगे, और अगर कोई कम खिलाता है उसके यहाँ नहीं जाओगे। तो इसी तरह से जो है वहां पर भी वो एक्चुअल रीडिंग से जब डिक्रीज हो जाता है तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में माना जाता है। ओके, तो इस टाइप की एरर्स होती क्या है, सपोज दैट मान लीजिए कोई चेन या टेप है आपका, और वो उसकी लेंथ जो है वो एक्चुअल साइज का मान लीजिए 20 मीटर का होना चाहिए था, लेकिन अब ये छोटा है, ये अपने एक्चुअल साइज से छोटा है, मान लीजिए ये 19 मीटर का ही है एरर की वजह से। तो यहां पर ये एक्चुअल में 19 मीटर का है, लेकिन आपको नहीं पता है कि इसमें एरर है। आप जब इससे रीडिंग लोगे तो आप तो इसको 20 मीटर लिखोगे ना, आप इसको 20 मीटर लिखोगे, एक्चुअल में 9 है, तो ये अपने एक्चुअल चीज से वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आपको दे रहा है, तो इस टाइप की एरर पॉजिटिव होगी। एक बार आप रीडिंग लोगे 20 मीटर लिखोगे, दो बार रीडिंग लोगे 40 मीटर लिखोगे, है ना, जबकि एक्चुअल में रीडिंग क्या थी, 19 2 38 मीटर आ रहा है, लेकिन जो आपको रीडिंग मिल रही है 40 मिल रहा है, ये आपको बढ़ के मिल रहा है ना, इससे 38 मीटर से 40 मीटर बढ़ के मिल रहा है। तो इस केस में जो है अगर सपोज दैट n टाइम्स आपने मेजर किया तो जो है ये m इंटू n हो जाएगा, जो इसकी लेंथ है उसका n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19n देगा आपको ये एक्चुअल में। लेकिन जब आप इसको इसके अकॉर्डिंग लोगे, क्योंकि आपको तो 20 पता है ना, तब तो आप इसको 20 टाइम्स ऑफ n लिखोगे ना, जो कि 19 टाइम्स ऑफ n से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो इस केस में ये एक्चुअल से बढ़ा रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर ये छोटा है टेप तो ये ऐसा तो नहीं फिर बड़ा हो जाएगा, तो ये जो है कंटिन्यूटी जो है बढ़ता जाएगा, और ये एरर्स आपकी एक ही डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, मतलब कि हर बार ये एरर्स बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये डायरेक्शन जो है इसका पॉजिटिव होगा। ऑन द अदर एंड इसके अपोजिट ले लीजिए, मान लीजिए बड़ी चेन थी और ये मान लीजिए टेप बड़ा हो गया आपका, और साइज उसका आपको पता है 20 मीटर था, और एक्चुअल में ये 21 मीटर हो गया, तो आप तो 20 ही लिखोगे ना, जबकि वो है क्या एक्चुअल में 21। तो 20 अभी जब आप उसको नोट डाउन करोगे तब तो आप 20 लिखोगे, जबकि वो है एक्चुअल में क्या 21 मीटर। अगर n टाइम्स है तो इंटू n टाइम्स हो जाएगा, तो ये 21 इंटू n टाइम्स ग्रेटर देन हो जाएगा ना, जो आपने नोट डाउन किया 20 टाइम्स ऑफ n। तो इस केस में ये क्या कर रहा है, एक्चुअल से रीडिंग कम दे रहा है, तो इस केस में इसको नेगेटिव लिया जाएगा। ओके, इस केस में इसको नेगेटिव आप लेंगे। इस तरह से आपने देखा कॉम्युलेटिव एरर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर पे आप जाइए। कंपनसेटिंग एरर्स में क्या होता है कि ये इस टाइप की जो एरर्स है एक्चुअल में इनडायरेक्टली है, ये तो डायरेक्टली आपको समझ में आ रही होगी बात कि किस तरह से ये रीडिंग्स दे रहा है, ये आपको डायरेक्टली पता भी चल जाएगा। लेकिन ये जो एरर है कंपनसेटिंग एरर है, ये इनडायरेक्टली है, इसका पता नहीं चल पाता कि ये कब घट रहा है कब बढ़ रहा है। सपोज ये हमारे ऑपरेशन पर डिपेंड करता है, हमारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। जैसे कभी आप मान लीजिए चेन या टेप से जो है जिसका छल्ला होता है उसमें इन साइड में रख के जो है यहां से ही नाप दे रहे हो किसी स्टेशन से,
और कभी आप इसको यहां से मेजर कर रहे हो, तो एक टाइम तो डिस्टेंस कम करके जो ऐड मेजर कर रहे हो, एक टाइम डिस्टेंस बढ़ा करके मेजर कर रहे हो आप, तो उस केस में कभी ये एरर घटेगी कभी बढ़ेगी। तो होता क्या है, ये आपस में ही एक दूसरे को एलिमिनेट करती रहती हैं। कभी प्लस हो गया कभी माइनस हो गया, तो जितना उधर प्लस हुआ इतना इधर माइनस हो गया, तो क्या हो गई इसकी लेंथ या डिस्टेंस जो भी ऑब्जर्वेशन वो चीजें क्या हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। तो इसमें हमें कोई करेक्शन अप्लाई नहीं करना पड़ता, ऑल ओवर आके ये एरर्स न्यूट्रल हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं, एक दूसरे को आपस में ही काटती रहती हैं। इस वजह से इसका कोई जो है फिक्स नहीं होता है। कभी आप जरूरत से एक्चुअल से ज्यादा मेजर कर लो, कभी एक्चुअल से कम मेजर कर लो, तो उधर जितने आपने एक्चुअल से ज्यादा मेजर किया था, इधर जितना कम किया वो बैलेंस कर देता है। तो इस तरह के केसेस में जो है जो एरर्स होती हैं वो कंपनसेटिंग एरर्स होती हैं। ये इनडायरेक्टली होती है, इनका पता लगा पाना भी मुश्किल है, ये तो आप पता लगा लोगे, लेकिन इनका जो है पता लगाना मुश्किल आता है, क्योंकि ऑल ओवर लास्ट में ऑब्जर्वेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो आपस में जीरो हो जाती है, एक दूसरे से कट कर कैंसिल आउट होकर, तो इस वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता है। तो आई थिंक आज हमने पूरा सिनेरियो देख लिया, आपने देखा कि एरर्स किस टाइप से कैसी कैसी हो सकती हैं, और उनका जो है सिंबल्स क्या हो, साइंस क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव क्या हो सकते हैं। आपने पढ़ा नेचुरल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर्स, कॉम्युलेटिव एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स, क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ लिया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तब भी, और अगर आ रही हैं तब भी, प्लीज उसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर जो है कमेंट करके मुझे बताइए। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।